खुशियाँ गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान। जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। Namaskar friends, in the period of present global pandemic of corona, as per instructions of state government, we are going to start online teaching. Myself Dr. Vinod Nayak, and I am taking the lectures for TY BCom semester 5. I am taking the lectures for TY BCom semester 5. My subject is Advanced Accounting and Auditing. The second name, it is called Management Accounting 1. The question is that in this book, how many chapters? Number one. Second, which type of chapters? Third is that what are paper structures of Gujarat University? I say the tentative paper structures of Gujarat University. And what a weightage of chapters, what a weightage of per chapters. Is it clear? मैं बोलने जा रहा हूँ माय डियर कि आज हम TY BCom का सेमेस्टर 5 में एक सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इसका दूसरा नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें कितने चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, किस चैप्टर का कितना वेटेज है, यूनिवर्सिटी का टेंटेटिव, ऐसे द टेंटेटिव काल्पनिक बोल रहा हूं, पेपर स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें हर एक चैप्टर में कितना वेटेज दिया है, वो सब डिस्कस करेंगे। ये करने के बाद यू आर अ क्लियर ऑफ द पेपर्स, आप पेपर के बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। देखते हैं ये बुक्स का नाम है एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1। ये बुक्स का नाम है, सेमेस्टर 5 है। इसमें टोटल चैप्टर्स कितने हैं? तो 8 चैप्टर देखें, इसमें 8 चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर्स। इज इट क्लियर? इसमें फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। ये चैप्टर 100%, द फर्स्ट चैप्टर इज मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। इट इज 100% थियोरिकल। ये थियोरिकल है, इसमें से थियोरी आती है, ऐसा आज तक हुआ है। सेकेंड चैप्टर है फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। द सेकेंड चैप्टर इज फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस चैप्टर्स जो है इसमें थियोरिकल एंड प्रैक्टिकल बोथ। मैं फिर से बोल रहा हूं, सेकेंड चैप्टर्स फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इन दिस चैप्टर्स 1 सम्स एंड सम थियोरिकल। इसमें से एक सम्स आ सकता है, कई बार थियोरी आ सकती है। मैं बोल रहा हूं मोस्ट प्रोबेबल ऐसा होता है कि फर्स्ट सम्स ही होता है 14 मार्क्स का, इसलिए इसमें फोकस करेंगे। हमारा थर्ड चैप्टर जो है रेशियो एनालिसिस। ऐसे ये चैप्टर आपने 12th कॉमर्स में पढ़ा है। रेशियो एनालिसिस वो 100% प्रैक्टिकल चैप्टर है, 100% प्रैक्टिकल है। फोर्थ नंबर वाला चैप्टर जो हमारा है इसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। नंबर 4 इज दैट कैश फ्लो स्टेटमेंट 100% प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है, ये चैप्टर पूरा प्रैक्टिकल है। चैप्टर नंबर 5 जो हमारा है इसका नाम है बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल है, ये पूरा थियोरिकल है, इसमें से थियोरी आती है, प्रैक्टिकल है ही नहीं। द नेक्स्ट वन इज दैट 6th नंबर प्रिपेयरिंग वेरियस टाइप्स ऑफ बजट। टाइप्स ऑफ बजट इसको बोलते हैं। इसमें शॉर्ट सम्स आर इंक्लूड इन दिस चैप्टर्स। शॉर्ट सम्स है, सेल्स बजट, परचेस बजट, ये सब बजट बनाओ, शॉर्ट सम्स है इसमें। मोस्ट प्रोबेबल प्रैक्टिकल शॉर्ट सम्स आते हैं। नेक्स्ट ZBB, इसको बोलते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। ये थियोरिकल चैप्टर है, पूरा थियोरिकल है, इसमें से प्रैक्टिकल नहीं आता।
लास्ट चैप्टर है 8 नंबर कैश बजट। कैश बजट वो पूरा 100% प्रैक्टिकल चैप्टर है। इसमें से कंफर्म 14 मार्क का सम्स गुजरात यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन नंबर 4 में पूछते हैं लोग, कंफर्म होता ही है। यानी कि हमारे टोटल 8 चैप्टर हो गए। मैं फिर से बोल रहा हूं, चैप्टर नंबर 1 इज दैट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, इट इज 100% थियोरिकल। सेकंड इज फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इट इज अ थियोरिकल एंड प्रैक्टिकल बोथ। देन द थर्ड नंबर रेशियो एनालिसिस इज 100% प्रैक्टिकल चैप्टर्स। Next number 4 is that cash flow statement, 100% practical. Then 5 number budget and budgetary control, it is 100% theoretical chapters. Next 6 number is that preparing various types of budget, it is a practical and theoretical both, but in this chapter lots of short sums. Number 7 is that zero based budgeting, I say the 100% theoretical chapters. And last one is that cash flow budget, cash budget, it is a 100% practical chapters. In short, in this syllabus, number 1 you see, number 1 is that ratio, second is a cash flow statement, and third is a cash budget. 3 chapters are 100% practical. ये तीनों चैप्टर 100% प्रैक्टिकल होते हैं। ये 3 चैप्टर क्लियर करना चाहिए, बाकी और थियोरिकल होता है। अब नाउ आई विल डिस्कस विथ यू व्हाट आर पेपर स्ट्रक्चर्स, टेंटेटिव पेपर स्ट्रक्चर्स ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी। गुजरात यूनिवर्सिटी का लास्ट कई सालों का एक्सपीरियंस लेके देखते हैं, तो अंदाजित यानी टारगेट यानी टेंटेटिव पेपर स्ट्रक्चर कैसा होता है सब्जेक्ट का, वो देख लेते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। यस, नेक्स्ट वन इज दैट नाउ आई विल डिस्कस विथ यू गुजरात यूनिवर्सिटी टेंटेटिव पेपर स्ट्रक्चर। मैं बोल रहा हूं माय डियर, ये टेंटेटिव है, अंदाजित है। आई एम नॉट श्योर, यू आर नॉट श्योर, मगर ये हो सकता है क्योंकि ये कई साल से ऐसा होता है, इसलिए हम ऐसे चलते हैं। द क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट ए फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस चैप्टर्स सम्स 14 मार्क्स। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए होता है, इसमें फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाला जो चैप्टर है, इसमें से सम्स पूछते हैं 14 मार्क का। कई बार थियरी होती है, मगर 14 मार्क का नॉर्मली सम्स पूछते हैं। इसके और में ए के और में ए होता है, इसमें 1 और 2 होता है। 1 में होता है मैनेजमेंट अकाउंटेंसी थियरी ओनली, 7 मार्क्स। 2 में होता है फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस थियोरी ओनली, 7 मार्क्स। यानी कि ए के और में ये 7 मार्क की थियरी और ये 7 मार्क की थियरी हो सकती है। इसके बाद बी आता है एमसीक्यू। बी मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आई से द एमसीक्यू, वैकल्पिक क्वेश्चन है ये। 4 आउट ऑफ 6, यानी कि 6 में से 4 लिखना है। 4 आउट ऑफ 6, यानी कि 4, कोई भी 4 लिखो, 6 दिए होंगे, इसमें से 4 लिखना, इसके 4 मार्क्स हैं। तो ये हो गए 14 मार्क्स। देन द 4 मार्क्स इज इक्वल टू 18 मार्क। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ 18 मार्क क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ओके, यानी कि प्रश्न नंबर 1 जो होगा वो 18 मार्क का होगा। अब आया क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ए रेशियो एनालिसिस, सम्स होगा, 14 मार्क कंफर्म होता है। इसके और में हियर और क्वेश्चन नंबर 2 ए और ए, 1 रेशियो एनालिसिस, शॉर्ट सम्स और थियरी। शॉर्ट सम्स भी हो सकता है या थियरिकल भी हो सकता है, 7 मार्क्स का। नंबर 2 रेशियो एनालिसिस, शॉर्ट सम्स और थियरी। कई बार कैश फ्लो स्टेटमेंट की थियरी भी आ सकती है माय डियर, 7 मार्क की। यानी कि 14 के और में 14 हो गए। अब आया बी, क्वेश्चन 2B, एमसीक्यू, आई से द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 आउट ऑफ 6, यानी कि
6 में से 4 कैलकुलेट करो, आपको 6 दिया होगा, इसमें से 4 का कैलकुलेशन करना है, इसका 4 मार्क्स है। इज इट क्लियर? तो 14 प्लस 4 इज इक्वल टू 18 मार्क, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 14 प्लस 4 इज इक्वल टू 18, क्वेश्चन नंबर 2 14 प्लस 4 इज इक्वल टू 18, यानी क्वेश्चन 1 और 2 दोनों 18 मार्क के हो गए। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, I will start the question number 3 is that you see question number 3a, cash flow statement sums 14 मार्क, इसका एक सम्स 14 मार्क का कंफर्म पूछते हैं। इसके और में क्या आता है, तो ए के और में ए होता है, इसमें 1 कैश फ्लो स्टेटमेंट इन ब्रैकेट शॉर्ट सम्स और थियरी, यानी कि शॉर्ट सम्स भी हो सकता है, थियरी भी हो सकता है, 7 मार्क का 7 मार्क का। नंबर 2 कैश फ्लो स्टेटमेंट शॉर्ट सम्स ऑब्लिक थियरी, 7 मार्क बोथ हो सकता है, यानी दोनों में से कोई भी हो सकता है, 7 मार्क्स। बी होता है एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 3 आउट ऑफ 4, यानी 4 दिए होंगे, इसमें से 3 करना है, इसके 3 मार्क्स है। ये हुआ 14 प्लस 3 इज इक्वल टू 17 मार्क। क्वेश्चन नंबर 1 18, क्वेश्चन नंबर 2 18, क्वेश्चन नंबर 3 17 17। Then you will go from the question number 4. It is the last question. Question number 4. A, cash budget, it is a sums, 100% sums, 14 marks. इसके और में क्वेश्चन नंबर 4A 1 टाइप्स ऑफ बजट शॉर्ट सम्स, 7 मार्क का शॉर्ट सम्स होता है। टाइप्स ऑफ बजट ऐसे द वेरियस टाइप्स ऑफ बजट, इसमें से 7 मार्क का शॉर्ट सम्स होता है। नंबर 2 ए का 2 बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल थियोरिकल और जीरो बेस्ड बजटिंग, ये दोनों में से कोई भी चैप्टर की थियोरी आ सकती है 7 मार्क्स में, यानी कि 14 हो गए, इसके और में 7 7 इज इक्वल टू 14 हो गए। बी होगा एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 3 आउट ऑफ 4, यानी कि यू हैव अ 4 देन यू आर कैलकुलेट द 3, એટલે કે चार अभ्यास है, इसमें से कोई भी 3 का कैलकुलेशन करना है, इसके 3 मार्क है। 14 प्लस 3 इज इक्वल टू 17 हो गए, तो 17 और 17 हो गया। अब देख लीजिए माय डियर कि टोटल 4 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 18 मार्क, क्वेश्चन नंबर 2 18 मार्क, क्वेश्चन नंबर 3 17 मार्क, क्वेश्चन नंबर 4 17 मार्क, 1 7 I say is equal to 70 marks papers. Is it clear? Now how to finish the paper? Please listen to me. How to finish the papers? Let us see here total question 4, then total marks 70, then total mark 70, total time times 2 hours and 30 minutes. ऐसे आपके यूनिवर्सिटी पेपर में नॉर्मली 4 क्वेश्चन होते हैं, मार्क्स टोटल होता है 70, टोटल टाइम्स होता है 2 आवर्स और 30 मिनट्स, यानी 120 मिनट्स, सॉरी 150 मिनट्स। इज इट क्लियर?
So per question 150 minutes divided by 4 question is equal to 37.5 minutes होती है। इज इट क्लियर? यानी कि समझ लो आपके पास कुछ 4 क्वेश्चन होगा, 2 घंटे और 30 मिनट, इसका मतलब है 150 मिनट होगी। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो एक क्वेश्चन लिखने में आपके पास होगा 37.5 मिनट, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 38 मिनट्स होती है। आप आराम से क्वेश्चन पेपर पूरा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। अब मुझे थोड़ा कुछ बोलना है एमसीक्यू के बारे में। लिसन टू मी, आपको जो चैप्टर होगा इसमें से ही एमसीक्यू पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 था तो इसमें फिनेंशियल स्टेटमेंट और मैनेजमेंट अकाउंट इसमें से एमसीक्यू हो गए। रेशियो तो रेशियो में से एमसीक्यू होगा, यानी कैश फ्लो तो कैश फ्लो में से एमसीक्यू होगा। लास्ट वाला कैश बजट तो कैश बजट में से एमसीक्यू होगा, यानी कि पर्टिकुलर चैप्टर में से ही एमसीक्यू होते हैं। अब नेक्स्ट वन इज दैट in all MCQ not only theoretical base but based on practical and theoretical also। क्या होता है, एमसीक्यू में शॉर्ट सम्स भी पूछ सकते हैं, थियोरिकल बेस्ड एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं, यानी कि आपको पूरे बुक्स में से प्रैक्टिकल में शॉर्ट सम्स भी तैयार करना है, क्योंकि वो एमसीक्यू में हो सकते हैं। और आपको पूरी बुक्स में से यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में देख लीजिए, पहले में 6, दूसरे में 6, तीसरे में 4, चौथे में 4, यानी 6 + 6 + 4 + 4 इज इक्वल टू 20 एमसीक्यू हो गए। इसमें से आपको लिखना कितना है, तो फर्स्ट में से 4 लिखना है, सेकंड में से 4 लिखना है, थर्ड में से 3 लिखना है और 3 लिखना है, यानी कि आपके टोटल हो गए, लिसन टू मी, फिर से मैं बोल रहा हूं, फर्स्ट में से 4, सेकंड में से 4 यानी 8 हो गए, थर्ड में से 3 और फोर्थ में से 3 यानी 6 हो गए। 8 और 6 यानी 14, 14 मार्क का एमसीक्यू पूरी बुक्स में से हो सकता है। आपको 20 दिया होगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, एमसीक्यू में 2 चीज को कंसीडर करें। नंबर 1 इज दैट शॉर्ट सम्स एंड सेकंड इज अ थ्योरिटिकल एमसीक्यू। यू हैव अ 20 एमसीक्यू, देन यू राइट any 12 MCQ, attempt any 12 MCQ. Is it clear? This is the paper structure, this is the base, this is the chapters. Is it clear? Now I will start the one chapters in this book. अब मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ my dear, समझिए क्या चीज है वो। I will start the new chapters. Yes, my dear, today I will start one chapters, ratio analysis. I will start one chapters, ratio analysis. This chapter is concerned with the Gujarat University. Weightage 14 + 4. I say the 14 mark sums and 4 mark MCQ. In short, it is a 18 marks chapters. Is it clear? Yes, 18 marks. So it is very IMP for you. Ratio means what? When the ratios come in the world, who's the founder of ratios? रेशियो क्या चीज है? रेशियो का फाउंडर कौन है? रेशियो कब आया? यदि रेशियो नहीं होता तो क्या होता? ये सभी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर्स आपने 12th कॉमर्स में पढ़ लिया है, मगर इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ था। आज हम डिस्कशन पर जा रहे हैं। देखिए, रेशियो का जन्म यानी 1919 द अलेक्जेंडर वॉल, एक बंदा था जिसका नाम था अलेक्जेंडर वॉल,
In 1919, the Alexander Wolff find out first ratios. It is called current ratio. In 1990, the Alexander Wolff find out the first ratios. It is called the current ratios. Alexander Wolff नाम का एक बंदा था जिसने जो फर्स्ट रेशियो फाइंड आउट किया, उसका नाम था करंट रेशियो. अब करंट रेशियो का मतलब क्या होता है? तो करंट रेशियो का मतलब होता है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज. करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का दोनों के बीच का प्रमाण. क्वेश्चन इज दैट व्हाट डू यू मीन करंट एसेट्स? करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है? विच टाइप ऑफ एसेट्स विच इज शॉर्टली कन्वर्ट इनटू कैश. ऐसी अश्कियामत, ऐसी हमारी एसेट्स, ऐसी हमारी मिल्कत है जो शॉर्ट टर्म में कैश में कन्वर्ट होती है. फॉर एग्जाम्पल डेटर्स होता है, स्टॉक होता है, बिल्स रिसीवेबल होता है, बैंक बैलेंस होता है. ऑल आर द करंट एसेट. तो क्वेश्चन इज दैट करंट लायबिलिटीज का मतलब क्या है? तो करंट लायबिलिटीज का मतलब है विच इज शॉर्ट टर्म पेड, जो शॉर्ट टर्म में पेड करनी पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वो सब है, वो करंट लायबिलिटीज है. तो एक करंट रेशियो का जन्म 1919 में अलेक्जेंडर वॉल नाम का एक बंदा था, उसने किया था और वो फर्स्ट रेशियो था. इसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज. फॉर एग्जाम्पल हम चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे. ये फिगर को प्रिंटेड नहीं है भैया. मान लो कि करंट एसेट्स आपकी 4 लाख रुपीज है और करंट लायबिलिटीज 3 लाख रुपीज है. तो मैं बोलने जा रहा हूं करंट एसेट्स 4 लाख, करंट लायबिलिटीज 3 लाख, करंट एसेट्स 4 लाख, करंट लायबिलिटीज 3 लाख. 4 लाख है, 3 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 3 लाख. ये 4 है तो ये 3 है, ये दोनों के बीच का जो प्रमाण है इस2 है, इसका नाम है रेशियो. यस. तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज 4:3 इस2 है. ये प्रमाण जो है इसका नाम है रेशियो. याद करो 12th कॉमर्स में पार्टनरशिप में टीचर पढ़ाते थे राज काज और आज का रेशियो है 2:3:5:2. इस2 का मतलब है रेशियो. रेशियो मीन्स प्रमाण है. टीचर आपको पूछे कि बेटा रेशियो का मतलब क्या है, तो आपको जवाब देना है सर आई हैव 2 हैंड्स एंड 1 हेड 2:1. यानी कि दो हमारे हाथ है और एक हमारा मस्तक है यानी हेड है, तो दोनों के बीच का प्रमाण है 2:1. इसको बोलते हैं रेशियो. अब रेशियो इज वेरी यूजेबल इन ऑल ओवर वर्ल्ड. फॉर एग्जाम्पल ये रेशियो कहाँ कहाँ यूजेबल है, उपयोगिता बताता है कहाँ कहाँ उपयोगी है. तो नंबर 1 है इन्वेस्टर को पैसे इन्वेस्ट करना हो तो वो बोलेगा प्रमाण क्या है, एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है. क्रेडिटर को क्रेडिट पे माल देना है वो तो भी वो पूछेगा रेशियो क्या है. बैंक के लिए उपयोगी है, गवर्नमेंट के लिए उपयोगी है, शेयर होल्डर के लिए उपयोगी है, कंपनी के लिए उपयोगी है, इनकम टैक्स के लिए उपयोगी. यानी हर एक जगह पे ये रेशियो यूजेबल है, बहुत उपयोगी है, खूब उपयोगी है. इसे क्लियर ना? देन आई विल स्टार्ट. देखिए एनी टाइप ऑफ बिजनेस, एनी टाइप ऑफ कंपनी, दुनिया की कोई भी कंपनी उठा लीजिए, इसको बनाना पड़ता है भैया. ये कोई भी कंपनी क्या क्या बनाती है तो समझ लीजिए. नंबर 1 इज दैट कंपनी क्या क्या बनाती है. देखिए सबसे पहले कंपनी जो बनाती है इसमें नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है कंपनी, ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है. नंबर 2 P&L अकाउंट बनाती है. नंबर 3 बैलेंस शीट बनाती है, बैलेंस शीट होती है. नंबर 4 कंपनी बनाती है ऑडिटर रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट होता है.
नंबर 5 और जो अध्यक्ष है प्रेसिडेंट रिपोर्ट होता है, प्रेसिडेंट रिपोर्ट होता है, ये सब बनाते हैं। तो कोई भी कंपनी कई अकाउंट्स बनाती है। एंड ऑफ द ईयर कंपनी प्रिपेयर द सम अकाउंट्स एंड सम स्टेटमेंट्स। व्हाई द प्रिपेयर द अकाउंट एंड व्हाई प्रिपेयर द स्टेटमेंट? कंपनी क्यों अकाउंट बनाती है एंड ऑफ द ईयर, क्यों स्टेटमेंट बनाती है? तो इसका राज समझ लीजिए भैया कि ये दोनों अकाउंट है और ये तीनों स्टेटमेंट है। व्हाई वी प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट? कंपनी ये दोनों क्यों बनाती है? तो टू नो द प्रॉफिट, टू नो द रिजल्ट ऑफ कंपनी। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो। टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंपनी। कंपनी का रिजल्ट प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है। तो प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने के लिए कंपनी दोनों अकाउंट बनाती है। क्वेश्चन इज दैट व्हाई प्रिपेयर द बैलेंस शीट? बैलेंस शीट क्यों बनाती है? तो टू नो द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द कंपनी। कंपनी की इकोनॉमिकल कंडीशन, भैया देखो इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द कंपनी, कंडीशन है कंपनी की इकोनॉमिकल कंडीशन, आर्थिक परिस्थिति, इकोनॉमिकल कंडीशन यदि देखनी है तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है? तो बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। ऑडिटर का रिपोर्ट क्यों बनाते हैं? तो योर अकाउंट इज मैथमेटिकली राइट। टू नो योर अकाउंट इज मैथमेटिकली राइट। आपके जो हिसाब हैं वो मैथमेटिकली यानी गाणितिक दृष्टि से सही है, ये देखने के लिए ऑडिटर का रिपोर्ट होता है। और प्रेसिडेंटल रिपोर्ट होता है, लास्ट में अध्यक्ष का निवेदन होता है। क्यों बनाते हैं वो रिपोर्ट? तो इसमें फ्यूचर ऑफ कंपनी यानी कंपनी का फ्यूचर होता है। पिंक पिक्चर्स ऑफ द कंपनी, गुलाबी चित्र होता है कंपनी का। वो सब बातें ये अध्यक्ष के फ्यूचर के बारे में लिखी होती है, ये सब कंपनी बनाती है। अब समझ लीजिए ये जो है स्टेटमेंट और अकाउंट, भैया देखिए ये अकाउंट है और स्टेटमेंट है, इसको जाने दीजिए। ये तीन हैं, इसमें से कंपनीज टू टेक टू फिगर्स, कंपनी कोई भी दो फिगर को उठाती है। कंपनी टू टेक द टू फिगर्स एंड फाइंड आउट arithmetically relation between two figures. It is called the ratio. To take the two figures in the statement or accounts and find out arithmetical relation between two figures. It is called the ratios. कंपनी ये दो अकाउंट्स और बैलेंस शीट में से कोई भी दो फिगर लेती है, इसके बीच का एरिथमेटिकली रिलेशन फाइंड आउट करती है और इसको बोलते हैं रेशियो। ये एरिथमेटिकली रिलेशन है, इसका नाम है रेशियो। इज इट क्लियर? रेशियो कोई भी पॉलिसी के लिए यूजेबल है माय डियर। तो ये हो गया रेशियो के बारे में। रेशियो कब आया? 1919 अलेक्जेंडर वॉल था। करंट रेशियो था, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज हो गई। करंट एसेट्स का मतलब है, करंट लायबिलिटीज है। रेशियो का मतलब है इस दो चीज के बीच का प्रमाण, उसका नाम है रेशियो। कोई भी कंपनी एंड ऑफ द ईयर ये सब कुछ बनाती है। क्यों बनाती है? तो रिजल्ट, इकोनॉमिकल कंडीशन, प्रोग्रेस और सब कुछ फाइंड आउट करने के लिए सब बनाती है। इसमें से कोई भी दो फिगर ले लो, कोई भी दो मैथमेटिकली फिगर उठा लो, अरिथमेटिकली फिगर उठा लो और इसके बीच का जो रिलेशन है उसको फाइंड आउट करो, तो इसका नाम है रेशियो। अंडरस्टैंड? मगर एग्जैक्टली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशियोज? तो रेशियो की डेफिनेशन क्या है? मैं बोल रहा हूं एरिथमेटिकली, मैं फिर से बोल रहा हूं एरिथमेटिकली रिलेशन बिटवीन टू आइटम्स। एरिथमेटिकली रिलेशन बिटवीन टू आइटम्स, दो चीज के बीच का गाणितिक जो संबंध होता है, प्रमाण होता है, इसका नाम होता है रेशियो। यानी भैया दादागिरी और नेतागिरी का रेशियो नहीं हो सकता, वो तो नेचुरल थिंग्स है, गुणात्मक बाबत है, इसका रेशियो कभी नहीं हो सकता।
तो कोई भी दो चीज है इसके बीच का प्रमाण है वो भी मैथमेटिकली रेशियो होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। तो रेशियो की डेफिनेशन क्या हो गई? एरिथमेटिकली रिलेशन बिटवीन टू आइटम्स। ऐसी कई डेफिनेशन होती है मगर हमें शॉर्ट में जाना है। आपको पूछे रेशियो मीन्स व्हाट, तो रेशियो का मतलब है प्रमाण। इसको बोलते हैं एरिथमेटिकली रिलेशन बिटवीन टू आइटम्स। दो चीज के बीच का एरिथमेटिकली प्रमाण है, उसका नाम है रेशियो। अब हम आगे चलते हैं कि रेशियो के बारे में प्रैक्टिकली क्या हो सकता है। देखिए, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि रेशियो मीन्स व्हाट, रेशियो का मतलब क्या है। तो आपको इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको शॉर्ट में लिखना है रेशियो मीन्स एरिथमेटिकली रिलेशन बिटवीन टू आइटम्स। इट इज वेरी यूजेबल, बहुत उपयोगी है। और रेशियो के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछ सकता है, हम चैप्टर के एंड में डिस्कशन करने वाले हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ रेशियो। इज इट क्लियर? अब हम जा रहे हैं भैया प्रैक्टिकल पर। इज इट क्लियर? स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। अब देखिए, ये चैप्टर का कोई भी सम होगा, कोई भी सम्स, इसमें आपके कोई भी सम्स 3 भाग में डिवाइड हुआ है। सम्स इज डिवाइड बिटवीन 3 पार्ट्स। नंबर 1 फॉर्मूला है, यानी आपको सूत्र फॉर्मूला आती है तो आगे जाएंगे, अदरवाइज स्टॉप कर देंगे। सेकंड है कैलकुलेशन है, गणतरी होनी चाहिए। और थर्ड है एनालिसिस, यानी विश्लेषण होना चाहिए, इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। तो कोई भी सम्स 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है, कोई भी रेशियो 3 भाग में डिवाइड किया है। एक तो फॉर्मूला यानी सूत्र, सेकेंड इज दैट कैलकुलेशन यानी गणतरी, थर्ड इज दैट एनालिसिस यानी विश्लेषण। मैं गुजराती बोल रहा हूँ भैया। देखिए, कोई પણ દાખલો 3 ભાગમાં વહેંચાયેલો છે। એક તો સૂત્ર આવડવું જોઈએ, ગણતરી આવડવી જોઈએ અને વર્ગી यानी વિશ્લેષણ આવડવું જોઈએ, તો જ આવડી શકે છે। In your exam, in your university exam, in your college exam, when you have an instruction, please give the comment, give the analysis. So you give the comment or analysis, otherwise it is not necessary. मैं बोलने जा रहा हूं कि यदि आपकी कॉलेज की एग्जाम में और यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको बोला है, इंस्ट्रक्शन दिया है, गिव द इंस्ट्रक्शंस कि आप कमेंट लिखो और एनालिसिस लिखो, तो ही लिखना है, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। आपको 2 ही चीज लिखनी है, कैलकुलेशन और फॉर्मूला। फिनिश्ड। फॉर्मूला लिखो, इसमें सेट करो, यानी आंसर आ जाएगा। अब आपका कोई भी आंसर क्या होगा भैया, तो आंसर हो सकता है परसेंटेज में, याद रखना परसेंटेज में हो सकता है। काश परसेंटेज में नहीं हो सकता तो आपका आंसर हो सकता है टाइम्स में, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स। टाइम्स नहीं हो सकता तो आपका आंसर इस्टू में हो सकता है, डॉट डॉट। काश ऐसा नहीं हो सकता तो आपका आंसर डेज में हो सकता है। काश ऐसा भी नहीं हो सकता तो आपका आंसर मंथ में हो सकता है। तो टकावारीમાં જવાબ હોય, વખતમાં હોય, જેમમાં હોય, દિવસોમાં હોય કે મહિનામાં હોય। यदि in your formula mention the hundreds, so that time your answer is converted into percentage. Is it clear? यदि आप फॉर्मूला में 100 लिखेंगे so आपका आंसर परसेंटेज में आएगा। When you are not mention the 100, so your answer in times or is to. But in your formula you are mentioned 360, 500, 360, 300 days. So that time your answer in per days. When you are mentioned the day, month, 12 month, so your answer in month. तो ये हो सकता है, यानी आप परसेंटेज 100 लिखेंगे फॉर्मूला में तो आपका आंसर ये परसेंटेज में होगा। 100 લખશો ને સૂત્રમાં તો જવાબ ટકામાં આવશે, 100 નહીં લખો તો ટાઈમ્સ અથવા જેમમાં આવશે, ઇસ્ટુમાં આવશે। દિવસો લખશો તો દિવસોમાં જવાબ આવશે અને 12 મહિના લખશો તો મહિનામાં જવાબ આવશે। આ છે આપણો બેઝ। આ છે, ફરી બોલું છું, सम्सમાં કોઈ પણ રેશિયો 3 ભાગમાં હશે। એની ટાઈપ ઓફ રેશિયો ડિવાઇડ બિટવીન 3 પાર્ટ્સ। 1 is a formula, second is a calculation and third is a analysis.
एनालिसिस आपको बोला हो तो ही करना है, अदरवाइज जरूरी नहीं है। अब दो ही चीजें, कोई भी आंसर ये हो सकता है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, कोई भी एक इसमें से एक हो सकता है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर एग्जाम हमारे सिलेबस में कितने ऐसे रेशियो है, तो टोटल 22 रेशियोज इन योर सिलेबस। आपके अभ्यास क्रम में ऐसे 22 रेशियोज पढ़ना है। In 12th commerce only 1 dozen ratios, but in TY BCom semester 5 you have a 22 ratios including your syllabus। आपको 22 रेशियो पढ़ना है। हम 1 by 1 रेशियो देखेंगे, 1 by 1 रेशियो लेंगे, इसकी फॉर्मूला लिखेंगे, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो पढ़ेंगे, इसका एनालिसिस क्या होता है वो पढ़ेंगे। ये 22 रेशियो कंप्लीट करने के बाद हम जाएंगे प्रैक्टिकल सम्स के कैलकुलेशन पर। यहाँ तक कि हमारी आज की कहानी पूरी होती है, आज का सेशन पूरा होता है। देखिए हमने क्या पढ़ लिया, तो सबसे पहले हमने देख लिया कि ये कोरोना की महामारी चल रही है, इसमें हम ऑनलाइन शिक्षण पे जा रहे हैं। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट का एक टाइटल है, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कितने चैप्टर है वो, इसमें से थियोरिकल प्रैक्टिकल क्या है वो, पेपर का स्ट्रक्चर टेंटेटिव क्या हो सकता है वो देख लिया, इसमें कितने कितने मार्क के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो देख लिया, क्वेश्चन पेपर कैसे पूरा करना है वो देख लिया। इसके बाद एक चैप्टर उठाया था जिसका नाम है रेशियो, इसकी इंट्रोडक्शन देख ली, इसकी डेफिनेशन देख ली, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज लास्ट में डिस्कस करेंगे। हमने देख लिया प्रैक्टिकल में सम्स 3 भाग में डिवाइड होता है, 1 2 3। एक होता है फॉर्मूला यानी सूत्र, सेकंड कैलकुलेशन यानी गणतरी, और एक एनालिसिस होता है। ये 3 कंफर्म आते हैं तो आगे जाएंगे। यदि एनालिसिस पूछा हो तो ही लिखो, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है माय डियर। अब सम्स का आंसर कितने भाग में हो सकता है, तो 1 2 3 4 और 5 में हो सकता है। यदि परसेंटेज नहीं है तो टाइम्स नहीं है तो इस्टू नहीं है तो डेज नहीं है तो मंथ में हो सकता है। पूरे कोर्स में 22 रेशियो हैं, हम एक यानी 1 by 1 उठाएंगे, इसके बारे में फॉर्मूला देखेंगे, कैलकुलेशन देखेंगे, एनालिसिस देखेंगे, 1 by 1 चलेंगे। यहाँ तक आज का सेशन पूरा करते हैं। इस सेशन में मैं पर्सनली आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज सब्सक्राइब द वीडियोस एंड लाइक द वीडियोस। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अदरवाइज नहीं कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको कोई इसमें दिक्कत लगती है, कोई भी जगह पे प्रॉब्लम है, कमेंट कीजिए। आपकी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका सॉल्यूशन और इससे अच्छा वीडियो बनाने का प्रयत्न करने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच माय डियर, थैंक यू वेरी मच। आप सबका आभार है। थैंक यू।